इसमें आप ये बात देखिए कि हिंदुस्तान की जो बुनियाद है वो बुनियाद क्या है, वो किस बुनियादों पर काम करके यहाँ पर इस हिंदुस्तान को वजूद में लाया गया जिस हिंदुस्तान में हम अब रहते हैं। मैं उस हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा जो ब्रिटिश राज में था या उससे पहले था। आज जो हिंदुस्तान है उस हिंदुस्तान की बुनियाद क्या है, उस हिंदुस्तान की फाउंडेशन क्या है, उस हिंदुस्तान के पिलर्स क्या हैं, किन चीजों पर ये खड़ा है। तो बता देना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की बुनियाद मजहब थी, पाकिस्तान का बुनियाद इस्लाम था, लेकिन हिंदुस्तान की बुनियाद वो नहीं है। हिंदुस्तान की बुनियाद डाइवर्सिटी। और यहाँ पर अगर कभी भी ऐसा हो कि कोई भी कानून, कोई भी क्लासिफिकेशन, कोई भी प्रोपगंडा, कोई भी पॉलिसी अगर इस बिहाफ पर की जाए कि उससे मजहब किसी भी तरह से इन्वॉल्व हो, कोई भी मजहब हो, तो इस हिंदुस्तान की उन बुनियादों के खिलाफ है जिसके ऊपर ये खड़ा है। ये हिंदुस्तान की उन जड़ों के खिलाफ है जिसके ऊपर ये एक बहुत ही रंगीन पेड़ खड़ा है। ये हिंदुस्तान की उस फाउंडेशन के खिलाफ है जिसके ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर आज हमारा खड़ा है। तो बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान और बाकी जितने भी देश जिनको आप कॉन्टेक्स्ट में कई बार लेते हो और लिया जाता है, उनकी बुनियादें अलग हैं। पाकिस्तान का मतलब वो मुसलमान थे, वो इस्लाम था, वो एक मजहब था। और वो कौन से मुसलमान जो उन्हें 47 के बाद अपनी डिस्क्रिशन से वहां पर जाना पसंद किया। हिंदुस्तान की बुनियाद इस्लाम नहीं, हिंदुस्तान की बुनियाद वो लोग थे जो यहाँ पर लड़ते रहे, जिन्होंने खून बहाया, जिन्होंने इस तिरंगे को बनाया, जिन्होंने इसके नेशनल एंथम को लिखा, जिन्होंने इसके लिए वो सब चीजें की। सारे जहां से अच्छा ये हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके। तो ये वो कॉन्सेप्ट था, ये वो कॉन्टेक्स्ट था जो मैं आज बता देना चाहता हूँ कि हम हमारे लोगों को कहीं ना कहीं शायद भूल गया। और वो एक हमेशा अंदर से एक आवाज आती है, शायद दूसरे लोगों को महसूस होता है कि मुसलमानों का देश तो पाकिस्तान है ना, इनको तो उस दूसरे देश में जाना चाहिए। तो मैं वही बता देना चाहता था आज कि हम हिंदुस्तान की वो जड़ हैं, हम लोग हिंदुस्तान की उस बुनियाद में शामिल हैं, हम लोग हिंदुस्तान की उन फाउंडिंग पिलर्स में शामिल हैं जिसके ऊपर ये खड़ा है। हम वो लोग हैं, वो मुसलमान की जिन्होंने फैसला किया था कि हम यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर वो हिंदू, वो क्रिश्चियन, वो सिख, वो मुसलमान सारे मौजूद हैं कि जिनके पास ऑप्शन था कि वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन हम सब ने मिल के उस वक्त ये फैसला किया था that we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a, उसमें काफी सारी चीजें, और एक टर्म था सेकुलर कंट्री। अभी सेकुलर में आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में सेकुलर टर्म किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया। अगर आप सेकुलर को जनरली देखेंगे तो सेकुलर एक नेगेटिव टर्म होती है। इसको अथीस्ट जिसको कहते हैं ना, कि खुदा के वजूद को मानते ही नहीं है, खुदा है ही नहीं है, खुदा या शेर नाम की चीज है ही नहीं है, वो होता है असल में सेकुलर। लेकिन हमारे जो फ्रेमवर्क वाले थे यहाँ पर, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और उन थ्योरीज में पढ़ो तो आपको पता लगा, वो कहते हैं कि हमने सेकुलर एक बहुत ही पॉजिटिव वे में यहाँ पर यूज किया। और इसका मतलब ये है कि इस मुल्क की बुनियाद ना तो मुसलमान है, ना तो हिंदू है, ना तो क्रिश्चियन है, ना तो ईसाई है। इस मुल्क की बुनियाद किसी इंसान का भी, किसी कम्युनिटी का भी रिलीजन नहीं है, वो सब लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं। तो हिंदुस्तान की बुनियाद इसकी डाइवर्सिटी है, हिंदुस्तान की बुनियाद इसका सेकुलर करैक्टर है, हिंदुस्तान की बुनियाद इसकी डाइवर्सिटी है। अगर इन चीज़ों को किसी भी पॉलिसी के तहत, किसी भी ऑर्डर के तहत, किसी भी गवर्नमेंटल उस सैंक्शन के तहत अगर इसको चैलेंज किया जाता है तो ये हमारी उन जड़ों के खिलाफ है जिसके ऊपर ये पूरी इमारत बनी हुई। तो उस जड़ को अगर हिलाया जाएगा तो इस इमारत को असर होगा, उन फाउंडेशंस को अगर छेड़ा जाएगा तो इस पूरी इमारत को असर होगा। और हिंदुस्तान के वजूद को कोई भी यहाँ का इंसान खराब नहीं होने दे सकता। लेकिन वो थोड़ा सा जो एक मसला बन गया शायद, कि वो थोड़ा सा दिक्कत होती है कि ये देश शायद इन लोगों को यहाँ पर शायद वो बात नहीं है इनकी। लेकिन वो ये बता देना चाहता था कि हिंदुस्तान का असल मकसद ही वही था जो आज जिस पर यहाँ पर खड़ा है। अब अगर उसको खराब करने की कोशिश की जाती है तो एक जिम्मेदार हिंदू, एक जिम्मेदार मुस्लिम, एक जिम्मेदार क्रिश्चियन, एक जिम्मेदार ईसाई, उसके लिए जरूरी है, उसकी एक फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि इसके लिए वो खड़ा। आर्टिकल 14 में एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात की जाती है, लेकिन जब कभी भी क्लासिफिकेशन रिलीजन के बेस पर होगी तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो आर्टिकल 14 के उस कोर के, उस बुनियाद के खिलाफ है जिस पर वो डिपेंड करते हैं। पार्ट 3 को उठा लिया जाए जो फंडामेंटल राइट का है, अगर रिलीजन के बिहाफ पर कोई बात होती है तो उस पूरे पार्ट के खिलाफ है, हमारे प्रियम्बल के खिलाफ है, हमारे संविधान के खिलाफ है और उस सोच के खिलाफ है जिसके ऊपर हिंदुस्तान आज भी खड़ा है।
हिंदुस्तान की मजबूती उन्हीं सब चीज़ों में है। तो हिंदुस्तान की खूबसूरती इसी में थी कि यहाँ पर ये सब अलग अलग रंगों के फूल एक गुलदस्ता बन के रहे यहाँ पर। अगर उसको छेड़ने की कोशिश की जाएगी किसी भी पॉलिसी के तहत, किसी भी ऑर्डर के तहत या किसी भी रिलीफ के तहत, जो एक रिलीजन को दे दिया जाए दूसरी को ना दिया जाए, तो इसकी बुनियादों को हिलाने की बात होगी। और जब बुनियादों को हिलाया जाता है तो फ़र्क उसकी इमारत को पड़ता है। जब किसी के बेस को हिलाया जाता है तो एक पूरी बिल्डिंग के पूरे स्ट्रक्चर को हिलाया जाता है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता था, मैं अपने लोगों को कहना चाहता था, मैं और उस जिम्मेदार इंसान को ये कहना चाहता था कि हिंदुस्तान के उस वजूद को जब कभी भी ख़राब करने की कोशिश की जाती है, हिंदुस्तान की उस फाउंडेशन को जब कभी भी छेड़ने की कोशिश की जाती है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आगे आएँ, हम आवाज़ उठाएं, हम उसको अपोज करें कि ये हमारी उस सोच के खिलाफ है जो उन लोगों की थी कि जिन्होंने इस देश के लिए खून बहाया। वो जवानी की उम्र में अपनी जवानियों को उन्होंने छोड़ दिया, अपनी जवानियों को पीछे कहीं रख दिया, उठ गए और वो सर पर कफन बांध दिया और झंडा लेके बाहर निकल आए। तो हमारी आज़ादी फॉर ग्रांटेड हम इसको नहीं ले सकते। और अगर इस आज़ादी को कोई छेड़ने की कोशिश करेगा इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ कास्ट, इन द नेम ऑफ एनी अदर थिंग, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हिंदुस्तान का कोई भी जिम्मेदार आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब कभी भी ऐसा होगा इसके खिलाफ आवाज़ें उठाई जाएंगी।